हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? तो हमने क्लास 11th की फिजिक्स में भौतिक राशियाँ क्या होती हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा हमने मात्रक वो हमने पढ़ लिया और मात्रकों की पद्धतियाँ वो हमने पढ़ ली। ठीक है, आज 3 पद्धतियों के बाद में जो हम चौथी पद्धति है उसका नाम है एसआई यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, उसको देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम जो मूल मात्रक होते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो देखिए, तो अपनी चौथी जो पद्धति रह रही है उसका नाम है एसआई पद्धति। और इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी हिंदी में इसका नाम बढ़ जाता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, देखिए हमने 3 पद्धति अब से पहले पढ़ी हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इंग्लैंड में चलती है। तो अब अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां काम में ली जाती थी। पहले इंग्लैंड वाले लंबाई को फीट में मापते हैं, अपने यहाँ लंबाई को किसी और में मापते हैं, चाहे मीटर में मापें, चाहे फुट में मापें, चाहे सेंटीमीटर में मापें, लेकिन है तो अलग, चाहे गज में मापें। इसी प्रकार किसी अन्य देश में अलग तरीके से मापी जाती होगी। इससे क्या है कि पूरे संसार में ऐसा था कि अलग अलग पद्धतियाँ काम में ली जा रही थी, कोई एक स्पेशल थी नहीं। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं, ऐसी पद्धति विकसित करें जो सभी देशों में लागू हो और सभी जगह माना जाए उसको। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति बनाई जो सर्वमान्य है और सभी देशों में उसको माना जाता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण से समझिए, अगर आज हम जब फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं, आगे भी आप बीएससी एमएससी आगे पढ़ोगे जब, तो अगर मान लो कोई लेखक ने किताब लिखी और वो अमेरिका का है या फिर इंग्लैंड का है, वो तो लंबाई को फीट में लिखेगा, लेकिन अपने लंबाई को मीटर में पढ़ते आए हैं, तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या फिर किसी अन्य तरीके के क्षेत्र में कोई दुविधा उत्पन्न ना हो, समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पद्धति विकसित की जो पूरे संसार में लागू है, सभी जगह उसको माना जाता है, सभी देश उसको मानते हैं। उसका नाम है एसआई पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो कब दी गई, कहाँ, कैसे दी गई, वो देखिए। यह पद्धति 1960 में दी गई। यह पद्धति 1960 में दी गई, 1960 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अब ये दी गई तो उस समय किसी न किसी भाषा में तो लिखी होगी। ये लिखी है फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? फ्रेंच। यह फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा यह सर्वमान्य पद्धति है, यानी सभी जगह यह लागू है। सभी देश इसकी फॉलो करते हैं, मानते हैं। अब आगे इसमें देखें तो यह एमकेएस पद्धति, एमकेएस का विस्तृत रूप है, यानी एमकेएस पद्धति जो है उसी का बड़ा रूप है। ठीक है, इसमें
सात मूलभूत राशियों के, सात मूल भौतिक राशियों के सात मात्रक बताए गए हैं, सात मात्रक बताए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से मात्रक हैं वो देखिए। तो इस एसआई पद्धति में हमने मूल भौतिक राशियां पढ़ी, उन मूल भौतिक राशियों को ही सात मात्रकों को बताया गया है। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और प्रदीपन तीव्रता का कैंडिला। ऐसे मात्रकों के परिभाषा सहित इसमें बताया गया है। तो हम यहाँ उनको लिखते हैं। तो पहले तो लिखते हैं हम क्रम संख्या, यहाँ लिखते हैं मूल भौतिक राशि, फिर उसके बाद यहाँ मात्रक, और यहाँ लिखेंगे उसका प्रतीक। ठीक है, देखिए नंबर 1 पर जो हम देखते हैं वो है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। एमकेएस का एक बड़ा रूप है जो एमकेएस में है वो तो है, उसके अलावा और जोड़े गए हैं। और मीटर को हम लिखते हैं छोटे एम से। ठीक है, देखो प्रतीक सब छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। यदि किसी वैज्ञानिक का नाम है तो वो बड़े अक्षरों में आएगा। ठीक है, अभी देखिएगा आगे कैसे। दूसरा हम लिख रहे हैं द्रव्यमान, दूसरी मूल भौतिक राशि द्रव्यमान, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और इसको हम लिखते हैं केजी से। ठीक है, तीसरी जो मूल भौतिक राशि है वो है समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। सेकंड को हम लिखते हैं स्मॉल एस से। चौथी मूल भौतिक राशि है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। देखिए ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम था, इसलिए इसको लिखते हैं बड़े के से। ठीक है, तो जिनका वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक है वो सब बड़े अक्षरों से लिखे जाएंगे, अन्यथा छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। देखो आप सभी ताप को अपने दैनिक जीवन में डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में बोलते आए हैं, फ़ारेनहाइट में भी सुना होगा, लेकिन ऐसा ही पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, पांचवी जो मूल भौतिक राशि है उसका नाम है विद्युत धारा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को किससे लिखते हैं? ए से, बड़े ए से। वैज्ञानिक का नाम है इसलिए बड़े ए से। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा किस में लिखते हैं? मोल, यानी मोल उसका मात्रक है, और मोल को MOL। इसी प्रकार सातवीं जो मूल भौतिक राशि है उसका नाम है प्रदीपन तीव्रता, और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और इसको लिखते हैं CD से। ठीक है, तो ये अपने सात मूल भौतिक राशियों के 7 मात्रक एसआई पद्धति में दिए गए, इनकी परिभाषा भी दी गई है, वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर आगे। थोड़ी देर बाद में परिभाषाओं को देखना है कि 1 मीटर कितना होता है, किलोग्राम कितना होता है। ठीक है, तो ये अपनी एसआई पद्धति हो गई। तो 3 पद्धति तो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, और चौथी ये एसआई। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हमें पढ़ना है मात्रकों के प्रकार। देखो मात्रकों के प्रकार होते हैं 3। अब ये कैसे होते हैं? क्योंकि मूल भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ
नहीं, भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और पूरक भौतिक राशियाँ। तो इनके मात्रक भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला जो बनेगा वो हो जाएगा मूल मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम बोलते हैं ड्राइवर्ड यूनिट। और तीसरा जब इसका प्रकार बनता है वो है पूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं मूल मात्रक। देखिए, इंग्लिश में इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। देखिए, तो मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक। तो मूल भौतिक राशियां 7 है, ये रही, और इनके जो मात्रक हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल भौतिक राशियां तो ये रही आपके सामने, बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले ही। तो ये मूल भौतिक राशियां हैं 7, और इनके ये 7 क्या हैं? मात्रक हैं। ठीक है, अब तो ये 7 मात्रक हैं। अब हम इनकी एक एक की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल मात्रकों की परिभाषाएं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 मीटर कि 1 मीटर होता कितना है। क्यों? लंबाई मूल भौतिक राशि है, उसका मात्रक मीटर, तो 1 मीटर होता है कितना। हम बोलते तो ही 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, लेकिन ये पता नहीं कि मीटर होता कितना है। तो वो इस एसआई पद्धति में बताया गया है। देखो, ये जो परिभाषा हम पढ़ेंगे ये वो परिभाषा नहीं है जो एसआई में बताई गई है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। आसान भाषा में इनको कन्वर्ट करके हम लिख रहे हैं। हालांकि ये वो नहीं है जो एसआई में बताई गई है, वो दूसरी परिभाषा है, लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है, देखिए, तो 1 मीटर कितना होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/29,97,92,458 सेकंड में तय दूरी 1 मीटर कहलाती है। कितनी कहलाती है? 1 मीटर। ठीक है, देखो, प्रकाश का वेग होता है, एग्जैक्ट जो मान होता है वो होता है 29,97,92,458 मीटर बटे सेकेंड। यानी कि प्रकाश के वेग जो इतना है,
जिसे हम 3 गुणा 10 की घात 8 बोलते हैं पूरा पूरा करके, लेकिन एक्चुअल में वो प्रकाश का वेग कितना होता है 29,97,92,458 मीटर बटे सेकंड। तो इतने सेकंड में यानी 1 सेकंड के 29,97,92,458 सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो कहलाएगी 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रकाश का वेग, ये निर्वात में है भाई प्रकाश का वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश के वेग को हम c से लिखते हैं तो कितना हो जाता है 29,97,92,458 मीटर बटे सेकंड, जिसे हम पूरा पूरा क्या बोल देते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, ये हो गया। तो अब आता है 1 किलोग्राम। तो देखिए 1 किलोग्राम कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होता है वो कहलाता है 1 किलोग्राम। ठीक है, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। चार डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल, और वो लेना है 1 लीटर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का जितना द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं तीसरी भौतिक राशि समय, और समय का मात्रक सेकंड, तो 1 सेकंड की परिभाषा। देखो अभी हमने क्या देखा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है 29,97,92,458 मीटर बटे सेकंड, यानी कि इतनी दूरी 1 सेकंड में तय कर रहा है। तो अब क्या लिख देंगे प्रकाश द्वारा 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या कहलाएगा 1 सेकंड कहलाएगा। तो लिख देते हैं प्रकाश द्वारा निर्वात में 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई 3 परिभाषाएं, 1 मीटर की, 1 किलोग्राम की और 1 सेकंड की। अब देखिए आगे, तो एक बार इसको मिटाते हैं। तो मिटाने से पहले एक बार दोबारा रिपीट करवा देते हैं। हम पढ़ रहे हैं चौथी पद्धति, और चौथी पद्धति का नाम क्या है एसआई पद्धति। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यह कब दी गई 1960 में। कौन सी भाषा में लिखी हुई है फ्रेंच भाषा में, सभी देशों में लगभग सर्वमान्य है। यह एमकेएस का बड़ा रूप है। भाई एमकेएस में 3 तो थी, ये 3 भौतिक राशियां तो हैं, 3 के अलावा 4 और जोड़ी गई हैं, और कौन सी पद्धति बना दी एमकेएस पद्धति। ठीक है, इसमें 7 मूल भौतिक राशियों के कितने मात्रक बताए हैं 7। लंबाई का मीटर प्रतीक छोटा m, द्रव्यमान का किलोग्राम प्रतीक kg, समय का सेकंड प्रतीक s, ताप का केल्विन प्रतीक k, वैज्ञानिक के नाम पर है बड़ा K आएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर का A, वैज्ञानिक का नाम। पदार्थ की मात्रा का मोल MOL, और प्रदीपन तीव्रता का कैंडेला CD। उसके बाद हमने पढ़े हैं मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार कितने होते हैं 3, क्योंकि भौतिक राशियों के प्रकार भी 3, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियां। तो ये मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और
पूरक मात्रक। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पूरक मात्रक। मूल भौतिक राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। तो ये रही मूल भौतिक राशियाँ 7 होती हैं। इन 7 मूलभूत राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। अब हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मूल मात्रकों की परिभाषाएं। तो 1 मीटर की परिभाषा पढ़ रहे हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/29,97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? 29,97,92,458 मीटर बटे सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड होता है, जिसे हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है। अब 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 सेकंड प्रकाश द्वारा निर्वात में इतनी दूरी कितनी? 29,97,92,458 मीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? 1 सेकंड कहलाता है। ठीक है, आगे देखो। आगे हम पढ़ेंगे एक अगली भौतिक राशि जो थी मूल भौतिक राशि, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गई, समय हो गई, ताप। तो ताप का केल्विन, तो 1 केल्विन की परिभाषा देखो। 1 केल्विन का क्या परिभाषा बनेगी? जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16 वह भाग जो होता है वो कहलाता है 1 केल्विन। ठीक है। जल के त्रिक बिंदु ताप जल के त्रिक बिंदु ताप, और जल के त्रिक बिंदु ताप होता कितना है? 273.16 केल्विन होता है। जल के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16 वह भाग 1 केल्विन कहलाता है। और जल के त्रिक बिंदु ताप होता कितना है? तो यहां लिख देते हैं जल का त्रिक बिंदु ताप और वो होता है 273.16 केल्विन। तो देखो जल के त्रिक बिंदु ताप कितना होता है? 273.16। तो 273.16 में का एक वा हिस्सा, तो हम 273.16 का भी 1 में भाग दे देंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे परिभाषा बढ़ती है। 4 भौतिक राशि हो गई, 5वीं भौतिक राशि जिसका मात्रक होता है विद्युत धारा एम्पियर। तो 1 एम्पियर। तो इसकी परिभाषा को समझने से पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिए ना। हम क्या कर रहे हैं? 2 चालक तार ले रहे हैं। ठीक है, 2 चालक तार। इन चालक तारकों की जो लंबाइयां हैं वो है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई के क्या हैं? ये चालक तार हैं, दोनों 1 मीटर लंबाई के ही हैं। ठीक है। और इनके मध्य यानी इनके बीच की जो दूरी है ये भी एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखे हैं। यानी कि 2 चालक तार, 2 समांतर चालक तार जिनकी लंबाइयां एकांक हैं तथा वे एकांक दूरी पर ही एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। तो क्या होगा? इनके मध्य बल लगेगा, यानी इसमें भी अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, दोनों चालकों में प्रवाहित की जाए विद्युत धारा को, तो क्या होगा? इसमें और इसके मध्य क्या लगेगा? बल लगेगा। और उस बल का मान होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है। तो इन चालक तारकों में बहने वाली धारा होगी 1 एम्पियर। यानी इस तार में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। और इसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी?
1 एम्पियर। ठीक है, दोबारा सुनिए। यदि दो एकांक लंबाई के समांतर आवेशित चालक तार एक दूसरे से एकांक लंबाई पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य उत्पन्न बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो उन दोनों चालक तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं। यदि दो चालक तार यदि दो एकांक लंबाई के समांतर चालक तार एक दूसरे से एकांक लंबाई पर रखे हैं, एकांक दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य उत्पन्न बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो इनमें प्रत्येक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, यदि दो चालक तार जिनकी लंबाइयां एकांक है और वो दोनों एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे हैं और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और इन दोनों के बीच में जो उत्पन्न बल है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो इन दोनों चालक तारों में जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर बह रही है। ठीक है, ये हो गई 1 एम्पियर की परिभाषा। अब आगे हम लिखेंगे 1 मोल की परिभाषा। क्या लिख देते हैं? 1 मोल। क्या होता है 1 मोल? देखिए, किसी पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या यदि अवोगाद्रो संख्या के बराबर है तो उसे हम 1 मोल कहते हैं। दोबारा सुनिए, यदि किसी पदार्थ में उपस्थित, पदार्थ लिया और उसमें जो उपस्थित परमाणु हैं उनकी संख्या, अब परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो अणुओं की संख्या, किसी पदार्थ की मात्रा में उपस्थित अणुओं की संख्या यदि अवोगाद्रो संख्या के बराबर है तो हम उसे 1 मोल कहते हैं। ये तो उस पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 मोल हो जाएगी। यदि किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, अवोगाद्रो संख्या जिसे हम Na से लिखते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो तो पदार्थ की मात्रा एक मोल कहलाती है। 1 मोल कहलाती है। अभी अवोगाद्रो संख्या में होते कितने हैं? तो अवोगाद्रो संख्या Na बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, इतने, यानी हमने क्या लिया, कोई पदार्थ लिया और उस पदार्थ में जो अणु हैं उनको देखा तो वो कितने हैं? अवोगाद्रो संख्या के बराबर हैं, तो हम कह देते हैं वो पदार्थ कितना होगा? 1 मोल होगा। ठीक है, अब लास्ट परिभाषा बचती है
उसको देखिए। अब बच जाता है एक कैंडेला। कितना होगा एक कैंडेला वो देखिए। देखो ये डेफिनेशन है ना इसकी थोड़ी सी, जैसे एम्पियर की थोड़ी समझने के लिए डेफिनेशन थोड़ी कठिन थी, ठीक वैसे ही एक कैंडेला की भी डेफिनेशन थोड़ी कठिन है, समझने लायक है। तो देखिएगा, यदि किसी कृष्णिका का ताप नहीं दाब, यदि किसी कृष्णिका का दाब 101.325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो, यानी कोई कृष्णिका है, अभी बताएंगे कृष्णिका क्या होती है। यदि किसी कृष्णिका का दाब 101.325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो तथा उसका ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, तो देखो, यदि किसी कृष्णिका का दाब, हम यहां दो चीज ले रहे हैं, कृष्णिका का ताप और कृष्णिका का दाब। तो कृष्णिका क्या होती है? एक काली वस्तु जिसके ऊपर गिरने वाला जितना भी प्रकाश है उस पूरे प्रकाश को अवशोषित कर ले, उसे हम कहते हैं कृष्णिका। ठीक है। यदि किसी कृष्णिका क्या कि कोई ऐसी वस्तु जिसके ऊपर जितना भी प्रकाश गिरे वो पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित कर ले, वो होती है कृष्णिका। और उस जो पूरे प्रकाश को अवशोषित कर ले उसे आदर्श कृष्णिका बोलते हैं। और आदर्श कृष्णिका, आदर्श इंजन, आदर्श कृष्णिका, आदर्श ईंधन, ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, मौजूद नहीं होती हैं, माननी पड़ती हैं। ठीक है। तो हम ये आदर्श कृष्णिका नहीं ले रहे, कृष्णिका ले रहे हैं। यदि किसी कृष्णिका का दाब 101.325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो, दाब तो कितना होना चाहिए? 101.325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, तथा उसका ताप कितना हो? प्लेटिनम धातु के गलनांक के बराबर। प्लेटिनम एक धातु है, उसका गलनांक है, उतना ताप होना चाहिए। प्लेटिनम धातु के गलनांक के बराबर ताप हो तो कृष्णिका के 1/6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रकाश क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता, क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता एक कैंडेला कहलाती है। एक कैंडेला कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा देखिए। कोई कृष्णिका है, कृष्णिका क्या होती है कि कोई ऐसी वस्तु जिसके ऊपर जितना भी प्रकाश हम गिराएं तो वो पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित कर ले, ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। ठीक है। तो आदर्श कृष्णिका कोई ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जितना प्रकाश गिरे वो पूरे को अवशोषित कर ले। तो कोई कृष्णिका है और उसका दाब 101.325 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है, उसका ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है। गलनांक यानी जिस ताप पर प्लेटिनम पिघल जाए, गढ़ जाए, वो गलनांक है। ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो तो उस कृष्णिका, जो कृष्णिका है उसका क्षेत्रफल कितना? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर वाला, यानी 1 मीटर का 6 लाख हुआ, इससे जो प्रकाश बाहर निकलेगा, जो उत्सर्जित होगा, उसकी जो तीव्रता होगी वो एक कैंडेला होगी। ठीक है, समझ में आ गई?
अगर नहीं भी आई हो ना तो ये एग्ज़ाम में अभी तक तो पूछी गई है नहीं, आगे भी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मूल मात्रक। अब इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक की मैं यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ, पढ़ेंगे उसको कल। तो दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है व्युत्पन्न मात्रक। यानी डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इनको हम पढ़ेंगे कल, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 20-25 भौतिक राशियाँ हमें ऐसी पढ़नी है जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उनके मात्रक भी निकालने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।